स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का। ठीक है, परीक्षा जो होने वाला है 18 को और 20 फरवरी को होने वाला है। 18 को साइंस और कॉमर्स का, 20 को आपका जो है आर्ट्स वालों का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस किस प्रकार का पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और 5 साल का मिनिमम आप लोग कर लीजिएगा, तो यहाँ से आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं झारखंड विधि परिषद एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का इकोनॉमिक्स का फुल एमसीक्यू का सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ दोस्तों आप लोगों को आइडिया भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार का एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अब पैटर्न कैसा कैसा रहता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को फुल सपोर्ट करिएगा क्योंकि सपोर्ट के दोस्तों ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो को फाइनली शुरू करते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में तो आपको पता चल गया है कि 2024 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए। धीरे धीरे ऑल सब्जेक्ट का पीवाईक्यू मॉडल पेपर ये सब कंप्लीट करा के आईएमपी क्वेश्चंस दे देंगे, उतना काफ़ी हो जाएगा आपका एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखें तो सबसे पहला प्रश्न, ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन वैशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि वैशिष्ट अर्थशास्त्र किसको कहते हैं। तो वैशिष्ट अर्थशास्त्र उस अर्थशास्त्र को कहते हैं जिसके अंतर्गत, ठीक है, व्यक्ति के उपभोग के बारे में, व्यक्ति के उपयोगिता के बारे में, व्यक्ति के सामूहिक चीज के बारे में बात किया जाता है। यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए बात किया जाता है। ठीक है, वैशिष्ट अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति के लिए बात किया जाता है, बल्कि आप लोग समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार को, बेरोजगारी को, यानी कि पूरे देश भर के लिए आप लोग बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस देता है कि सामान्य कीमत पर बेरोजगारी का अध्ययन, मुद्रा की पूर्ति, उपभोक्ता का संतुलन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बेसिस अर्थशास्त्र के अंतर्गत होगा उपभोक्ता का संतुलन, यानी कि व्यक्ति चाहे कि हम लोग किस प्रकार से उपभोक्ता का संतुलन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होगा आप लोग नीचे फटाक से कमेंट कीजिएगा, आप लोग कोई दिक्कत होगा ज़रूर बताइएगा। सपोर्ट जरूर से कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको 100% दावा करता हूँ कि रिजल्ट आपका 95% इस चैनल से आएगा। सपोर्ट कीजिएगा तभी दोस्तों ये मुमकिन हो सकता है, वरना आप लोग जान ही सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा के सापेक्ष, ठीक है, कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। जो भी वस्तु की मात्रा के सापेक्ष, उसके सापेक्ष बताना यानी कि उनके अनुसार बताना है, जो कुल उपयोगिता होता है, ठीक है, इसमें परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहेंगे। औसत उपयोगिता बिल्कुल नहीं, कुल उपयोगिता ये भी नहीं, कुल लाभदायकता ये भी नहीं, सीमांत उपयोगिता ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चला जाए आगे। 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस प्रकार का एगो जरूर रहेगा, आप लोग इसको देखिए कि क्वेश्चन इस प्रकार का कैसे आपको बनाया जाए। ठीक है, तो कहता है कि उदासीन वक्र विशेषण से, ठीक है, संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है। निम्न कोटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो देख सकते हैं यहाँ पर उपभोक्ता का अधिमान एक्सिट होना यानी कि एकदिष्ट होना, तो यहाँ पर ये जो कथन है बिल्कुल सत्य है। दूसरा है समानता, एक उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, ये कथन गलत है। उदासीनता मानव मानचित्र में मूल बिंदु से दूरी पर अवस्थित उदासीनता अपेक्षाकृत अधिक उपयोगिता स्तर को मापता है, ये भी बिल्कुल जो है सत्य कथन है। ठीक है, इसके बाद आप लोग चौथा नंबर देख सकते हैं, संतुलन की अवस्था में उदासीनता वक्र की ढाल कीमतों के अनुपात बराबर होती है, ये भी जो कथन है आपका बिल्कुल सत्य है। यहाँ हम लोग देखिए कौन कौन सा कथन सत्य है। तो एक आपका पहला कथन सत्य है, फिर आपका तीसरा कथन सत्य है और आपका चौथा कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और आपका 4 होगा। तो जहाँ भी दिखे वो आपका करेक्ट आंसर है। तो जैसे ये 1 है, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप लोग नीचे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आवाज़ आपको भारी लग सकता है क्योंकि तबीयत जो है डाउन चल रहा है। चला जाए आगे। 4 नंबर दोस्तों कहता है एक घटिया वस्तु के लिए मांग वक्र की ढाल होती है। जो घटिया वस्तु होता है, ठीक है, तो इसका जो मांग वक्र का जो ढाल होगा आप लोग याद रखिएगा हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है,
ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। घटिया वस्तु का मांग वक्र ऋणात्मक होता है। चला जाए दोस्तों, एक और चीज़ बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर झारखंड बोर्ड से अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपका 95% आए, ठीक है, तो आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन ये पेपर आ चुका है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, 95% का लक्ष्य के लिए, ठीक है, जिसका दोस्तों नाम है तहलका गेस्ट पेपर, ठीक है। इस गेस्ट पेपर से आप लोग जो है एग्जाम में 95% ला सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट इसमें आपको मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। किसी को चाहिए तो ये जो प्राइस रखा गया दोस्तों 99 पर रखा गया है। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके, ठीक है, हाई लिखिएगा, क्लास लिख दीजिएगा, उसके बाद जो QR कोड दिया जाएगा इस पर पेमेंट कर लीजिएगा, आपको गेस्ट पेपर व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्म में दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में 5 नंबर की ओर। 5 नंबर दोस्तों कहता है उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग कम हो जाती है। तो उपभोक्ता का आय जब बढ़ेगा तो ग्रीफिन वस्तु जो बेकार वस्तु होता है, ठीक है, घटिया वस्तु होता है, इसका मांग जो है कम हो जाएगा, ठीक है। चला जाए आगे। मान चलिए अगर आप लोग पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, पैसा ज़्यादा कमाइएगा तो क्या खराब वस्तु को खरीदिएगा? कभी भी खराब चीज़ को खरीदिएगा नहीं, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। इसका कहने का मतलब कि किसी भी आदमी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो घटिया चीज़ को कभी नहीं खरीदेगा, ठीक है, वो ब्रांडेड चीज़ को खरीदेगा। और जिसका पास नहीं है वो तो आपका पता है, ठीक है, क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से प्रतियोगी वस्तु का एक संयोग कौन सा है। देखिए प्रतियोगी वस्तु क्या होता है, तो ये वो वस्तु होती है अगर एक चीज़ ना होने पर, ठीक है, एक चीज़ ना होने पर दूसरी चीज़ से आप लोग उस काम को कर सकते हैं, ठीक है, दूसरी चीज़ से क्या कर सकते हैं, आप लोग उस काम को कर सकते हैं। यहाँ देखिए कार है और पेट्रोल है, तो कार से आप लोग क्या करेंगे, एक से दूसरी जगह जाएंगे। क्या पेट्रोल से एक से दूसरी जगह आप लोग जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर कार के साथ यहाँ पर आपका, ठीक है, बाइक रहता, स्कूटी रहता, स्कूटर रहता, ठीक है, बुलेट रहता, तो यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं कि कार से भी आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और अन्य गाड़ी से भी आप लोग दूसरी जगह जाएंगे। लेकिन पेट्रोल है तो ये आपका प्रतियोगी वस्तु नहीं होगा। ब्रेड और बटर, ठीक है, ब्रेड और बटर, तो ब्रेड में दोस्तों बटर लगता है, ठीक है, ब्रेड अलग चीज़ है, बटर अलग चीज़ है। क्या ये आप लोग दोनों एक चीज़ ना होने पर एक चीज़ को आप लोग कर सकते हैं? नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख सकते हैं, कलम तथा स्याही, ठीक है, कलम और क्या है, स्याही है, ठीक है। तो क्या कलम से आप लोग क्या कीजिएगा, लिखिएगा, अगर स्याही रहेगा तब ना, मतलब ये आपका पूरक वस्तु है। पूरक वस्तु कभी भी प्रतियोगी वस्तु नहीं होता है, ठीक है। प्रतियोगी वस्तु ऐसे वस्तु होता है जो एक चीज़ ना होने पर दूसरी चीज़ से आपको पूर्ति को, मांग को पूरा किया जाए। जैसे कंबल है, कंबल आप लोग क्या करेंगे, ठंडा के दिन में ओढ़ेंगे, तो रजाई आप लोग क्या करेंगे, रजाई भी आप लोग ओढ़ेंगे, मतलब ये प्रतियोगी वस्तु है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का है, ठीक है। तो यू आकार का आप लोग याद रखिएगा, सीमांत लागत का जो है, ठीक है, MC जिसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो सीमांत लागत का जो वक्र आकार होता है ये यू आकार का होता है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 9 नंबर 8 नंबर, ठीक है। पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल के उत्पादन फलनों के साधनों का 3 गुना में वृद्धि करने पर उत्पादन में किस अनुपात से वृद्धि होगी। यदि पैमाने के वृद्धिफल प्रतिफल, ठीक है, वृद्धिमान प्रतिफल का उत्पादन फलन में 3 गुना की वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में भी क्या होगा, 3 गुना अधिक होगा, ठीक है, 3 गुना अधिक होगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, 3 गुना अधिक। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप लोग 9 नंबर, जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होता तब क्या होता है। जो MC है, ठीक है, ये क्या औसत लागत से अधिक होगा, एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा, तब क्या होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब MC जो है ऐसे से बड़ा होगा यानी कि ज़्यादा होगा तो औसत लागत क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औसत लागत क्या होगा, बढ़ेगा, यानी इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपसे कि किसी वस्तु की कीमत 5% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा, ठीक है, क्या बोलता है, 5% से की जाती है तो वस्तु की पूर्ति होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, वस्तु की कीमत भी आपका 5% है, ठीक है, और वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति का मात्रा भी 5% है। तो ऐसे वस्तु को हम लोग इकाई लोचदार पूर्ति कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 को हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए
इसके बाद आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन से देख सकते हैं, यदि सरकार के द्वारा वस्तु के उत्पादन पर इकाई कर लगाती है तो उस वस्तु की पूर्ति होगी। यहाँ देखिए समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। सरकार के द्वारा जो भी उत्पादन वस्तु है, ठीक है, उस पर एक कर लगाया जाता है जो कि इकाई कर है, ठीक है। इकाई कर यानी कि टैक्स को लगाया जाता है, तो उस वस्तु की पूर्ति क्या होगी। मतलब कोई वस्तु है जिस पर कर लगा रहा तो उस वस्तु की पूर्ति हमेशा क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि कम हो जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि जब एक फॉर्म की पूर्ति वक्र कीमत अक्ष के समानांतर हो तो पूर्ति कीमत के सापेक्ष होगी, ठीक है। जब एक फॉर्म का जो पूर्ति कीमत है, ठीक है, वक्र कीमत, वो एक्स अक्ष के समानांतर हो, ठीक है। ये आपका वाई अक्ष होता है, ये आपका एक्स अक्ष होता है। यदि एक्स अक्ष के समानांतर हो तो पूर्ति के सापेक्ष जो होगा ये क्या होगा, तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो हो जाएगा आपका पूर्णता बेलोचदार होगा, ठीक है। पूर्णता बेलोचदार, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन से देख सकते हैं, कहता है अन्य बातें समान रहने पर साधनों की कीमत के बढ़ने से संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर अन्य बातें समान रहता है तो साधन की कीमत मान के चलिए बढ़ेगा, तो संतुलन कीमत पर जो प्रभाव पड़ेगा ये क्या होगा, तो संतुलन कीमत भी क्या होगा, ये आपका बढ़ेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संतुलन कीमत भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बाजार में फर्मों के निबंध, ठीक है, निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में बाजार कीमत किससे होती है। मतलब कि कोई प्रवेश कर रहा है फॉर्म में, बाजार में कोई विक्रेता जा रहा है, कोई उधर से आ रहा है, ठीक है, यानी कि वो छोड़ दिया, कोई ज्वाइन किया किसी चीज़ को, कोई किसी चीज़ को छोड़ रहा है, ठीक है। तो बाजार कीमत किसके रूप में होगी, ये पूछा, बाजार की जो कीमत है किसके बराबर होती है, तो किसके बराबर होगा, तो न्यूनतम औसत आय के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक समष्टिगत आर्थिक एजेंट है, तो समष्टिगत आर्थिक एजेंट कौन हो जाएगा, उपभोक्ता बिल्कुल नहीं, उत्पादक बिल्कुल नहीं, एक दुकानदार बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर डी बैंक, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक जे एम किन्स है, जे एम किन्स है, ठीक है। कौन पुस्तक का लेखक जे एम किन्स है, तो जे एम किन्स जो है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट, ठीक है, एंड मनी, इसके है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस चर का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है, तो आप लोग याद रखिएगा किसका होगा, तो 17 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टॉक, जो कि स्टॉक एक प्रकार का एक चर संबंध समय के एक निश्चित बिंदु होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जीडीपी की गणना किस विधि में अंतिम वस्तु के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया, यानी कि जीडीपी की गणना किस विधि में अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, उत्पादन विधि नहीं, व्यय विधि नहीं, आय विधि होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है नीचे कमेंट कीजिएगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्न में से कौन सा है, तो इसका एक दोष आप लोग मान के चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, मूल्य संचय का अभाव, बिल्कुल सही, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, बिल्कुल सही, मूल्य मापन की समस्या, बिल्कुल सही, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो है अगर वस्तु विनिमय आता है तो मूल्य संचय का अभाव देखने को मिलेगा, जो है दोहरा संयोग का आवश्यकता हो सकता है, मूल्य मापन की समस्या हो सकती है, कहा सकते हैं जो ऑप्शन नंबर डी है ना सर, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसायिक बैंक एक व्यवसायिक बैंक का एक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, व्यवसायिक बैंक का काम क्या नहीं है, ठीक है। तो इसका काम क्या नहीं है, तो सरकार का बैंक ही आपका व्यवसायिक बैंक का काम नहीं है, बल्कि ऋण निगमन करना, बचत बैंक में बचत, ठीक है, बैंक खाता में जमा स्वीकार करना और सावधि जमा खाता खोलना, ये सारा है, लेकिन सरकार का बैंक का भी नहीं, ठीक है, क्योंकि व्यापारिक बैंक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, यदि केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा दे तो व्यावसायिक बैंक को ऋण देने की क्षमता क्या होगी, तो जो ऋण देने की जो क्षमता हो जाएगी ये आपका हो जाएगा कम ही हो जाएगा कि कम, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखा जाए तो ब्याज दर में वृद्धि होने से मुद्रा की किस मांग में कमी होगी, ब्याज दर में वृद्धि होगा तो मुद्रा की
किस मांग में, ठीक है, जो कमी देखने को मिलेगा आपको, तो किस मांग में आपको मिलेगा, तो दैनिक लेन देन की मात्रा में, ठीक है, लेन देन की मांग में। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कहता है उपभोग की समांत प्रवृत्ति किस फलन की ढाल को मापती है। तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किस फलन की ढाल को मापती है, तो ये आप सभी का जो मापता है, क्या मापता है, उपभोग फलन को ही मापेगा, ठीक है। चलिए देखा जाए नेक्स्ट, कुछ और क्वेश्चन बचा है 24 नंबर। यदि किसी अर्थव्यवस्था में गुणांक का मान 4 है, के का मान क्या है, 4 है, बजट की सीमांत प्रवृत्ति का मान क्या होगा। तो बजट की सीमांत प्रवृत्ति का जो मान है ये क्या होगा आपको बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, भागा दीजिएगा 0.25, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कहता है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि समग्र मांग को किस प्रकार प्रभाव करती है। तो 24 का हो जाएगा, ठीक है। 25 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समग्र मांग का वक्र की ढाल बढ़ेगी। 26 नंबर क्वेश्चन से सरकार के राजस्व आय का एक स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर जो स्रोत है सरकारी निवेश से लाभांश, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका जो करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। किस प्रकार के बजट में सरकार का व्यय उसके आगम से अधिक होगा। तो घाटे की बजट में क्या होता है, सरकार का जो व्यय है उसका आगम से अधिक होता है। 28 नंबर कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की जीएसटी बाहर रखा जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी भारत में कोई भी चीज़ उत्पाद हो रहा है, कोई भी चीज़ बन रहा है, तो जीएसटी से बाहर किसको रखा जाता है। तंबाकू पे जीएसटी लगता है, लेखन सामग्री पे जीएसटी लगता है, आभूषण पे जीएसटी लगता है, लेकिन पेट्रोलियम उत्पाद पे जीएसटी नहीं लगता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, सरकार के द्वारा एक मुश्त पर लगने से अर्थव्यवस्था के संतुलन आय पर क्या प्रभाव होता है। तो इस पर जो प्रभाव होगा दोस्तों ये क्या होगा, तो संतुलन आय में कमी होगी, ठीक है। चलिए आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, और फिर से बोल रहे हैं कि अगर आपको दोस्तों एग्जाम में बेहतरीन नंबर लाना है तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके येस पेपर को परचेज कर सकते हैं, जो आपको व्हाट्सअप पर दिया जाएगा। 99 में ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है। भारत में विदेशी मुद्रा के प्रभाव का एक कारण है, तो विदेशी मुद्रा का प्रभाव का कारण क्या है, तो इसका जो कारण दोस्तों विदेशी उपहार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं, आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं।